अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि जो सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट को जब ब्रिटिश ने कॉलोनी बनाया था तो उसमें टीपू सुल्तान का क्या रोल था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान जो है, आपको पता है कि जो मुग़ल एम्परर्स थे उनकी आर्मी दिन ब दिन, डे बाय डे वीकर होती जा रही थी। उन लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया था फॉर द सेक ऑफ थ्रोन। तो इस तरह उनकी आर्मी जब वीक होती गई तो दे वर इंक्रीजिंगली एडिंग अप इनटू देयर एम्पायर। ठीक है, लेकिन टीपू सुल्तान और उनके जो फादर थे हैदर अली, आपको पता है मैसूर के किंगडम से ये बिलोंग करते हैं। मैसूर के राजा की जब डेथ हो गई थी तो उसका सारा का सारा जो टेक ओवर था, जो कंट्रोल था, वो किसने ले लिया था? हैदर अली। और हैदर अली कौन है? टीपू सुल्तान के फादर हैं। अब हैदर अली के जितने भी बच्चे थे उनमें सबसे बड़ा बेटा जो था वो टीपू सुल्तान था। अब चूंकि वो बड़ा बेटा था सबसे, तो इसलिए वो लाइन ऑफ सक्सेशन में सबसे पहले था। तो हैदर अली की जब डेथ हुई तो किसने उनको सक्सीड किया? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, अब टीपू सुल्तान ने अपने फादर के साथ मिलके ब्रिटिश को खुल्लम खुला अपोज किया। और ब्रिटिश जो हैं, जब तक टीपू सुल्तान ज़िंदा रहे 1799 तक, वो जो हैं वो ब्रिटिश के लिए थ्रेट रहे। मतलब टीपू सुल्तान और हैदर अली सिर्फ ऐसे दो लोग थे जिनसे ब्रिटिश को कोई ख़तरा था। वैसे वो किसी से भी नहीं डरते थे। हालांकि हम पढ़ चुके हैं कि जो मराठास हैं वो भी अनडिनाइबल फोर्स थी, अनफॉर्मेडेबल फोर्स थी, लेकिन उसके बावजूद किसी न किसी तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने उनको हरा दिया और उनको वो यमुना रिवर की तरफ ले गए। तो इनको जो है मिला था टाइटल टाइगर ऑफ मैसूर का। क्यों मिला था? बिकॉज ही वॉज वेरी ब्रेव। और उन्होंने सारी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा रहे, EIC जो था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, उसको उन्होंने हमेशा से अपोज किया, अपोजिशन की, उसकी मुखालफत की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान और द टाइगर ऑफ मैसूर, उसको हम पढ़ लेते हैं कि क्या है। बॉर्न इन 1750, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 1750 में पैदा हुए थे। और चूंकि ये हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे तो इसलिए टीपू सुल्तान जो थे वो लाइन ऑफ सक्सेशन में सबसे पहले थे। उसके बाद आपको पता है कि पहले जो पैलेसेस होते थे उसी में बच्चों को तालीम दी जाती थी, ख्वाह वो दीनी हो या वो दुनियावी हो। तो इसी तरह जो इनका पैलेस था हैदर अली का, तो उसमें भी उन्होंने अपने बच्चों को जब तालीम देना शुरू की तो सिर्फ, आपको पता है जंगों का दौर था तो सिर्फ तालीम ही नहीं दी जाती थी बल्कि उनको स्किल्स भी सिखाई जाती थी, उनको वॉर्स वगैरह लड़ना भी सिखाया जाता था। तो अपने पैलेस में ही उनके फादर ने क्या किया कि उनको मार्शल आर्ट सिखाया। मार्शल आर्ट सिखाया उन्होंने। और इसके अलावा जो मार्शल आर्ट उन्होंने सिखाया था, किसने सिखाया था? फ्रेंच ऑफिसर्स ने। फ्रेंच ऑफिसर्स को उन्होंने मुलाजमत दी थी अपने पैलेस में, हैदर अली ने। और जो है उन्होंने, वो आते थे, वो आके इनको मार्शल आर्ट सिखाते थे और फिर वो अपनी सैलरी लेके या पैसे लेके वो चले जाते थे। और फिर उन्होंने जो है, जब वो जनरल बने तो ही वॉज अ स्किल्ड जनरल, क्योंकि शुरू से ही उनकी तालीम ऐसी हुई थी, उन्होंने ऐसी स्किल सीखी हुई थी। और आपको पता है कि आर्मी ऑफिसर थे वो हालांकि, लेकिन बाद में वो अपनी इन्हीं सलाहियतों की वजह से ना सिर्फ ये कि वो कमांडर बन के, बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी चले गए। और फिर इस तरह से उनको टाइटल मिला द टाइगर ऑफ मैसूर। एक तो ये भी बात मशहूर है कि उन्होंने एक दफ़ा टाइगर को मार दिया था, लेकिन इसके अलावा बेसिकली उनको ये टाइटल उनकी ब्रेवरी पे मिला था, क्योंकि वो बहुत बहादुर थे, डरते नहीं थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, और उसको वो खुल्लम खुला अपोज करते थे। The Tipu Sultan, Tiger of Mysore, born in 1750 as the eldest son of the Hyder Ali. Tipu Sultan was the first in the line of succession. He was trained in the martial arts by the French officers employed by his father, and he proved himself to be a skilled general and administrator of the armed forces, earning the title the Tiger of Mysore for his dedicated opposition to the EIC, which stands for East India Company. अब हम टीपू सुल्तान की हमने डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख ली। अब हम आगे देखते हैं कि उनमें और बाय जो अल्लाह ताला ने उनको क्वालिटीज़ दी थी वो क्या थी। बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, इंटेलिजेंट थे, शार्प इंटेलेक्ट था उनका। और इसके अलावा वो इतने अच्छे थे कि उनके जितनी भी सोल्जर्स थे, जितने भी लोग उनके साथ काम करते थे, जो उनकी आर्मी थी, वो उनके साथ इतने लॉयल थे कि अगर उनकी फोर्सेस में हिंदू लोग भी शामिल थे तो वो उनके साथ लॉयल होते थे, वो कभी उनको बिट्रे नहीं करते थे, धोखा नहीं देते थे। तो जो किंगडम ऑफ मैसूर है, जब हैदर अली की डेथ हो गई
तो उन्होंने टेक ओवर किया 1782 में, और 1799 तक उन्होंने इसको जो है इस पे रूल किया। क्यों 1799 तक रूल किया? क्योंकि 1799 में उनकी डेथ हो गई थी, बल्कि डेथ भी नहीं हुई थी बल्कि उनको मारा गया था। और वो जो है मारा ऐसे गया था कि वो यहाँ भी ब्रिटिश के अगेंस्ट एक जंग लड़ रहे थे, जिसमें कि मीर सादिक जो कि उनके कमांडर थे आर्मी के, उन्होंने इनको बिट्रे किया था। और अगर वो बिट्रे ना करते तो कभी भी टीपू सुल्तान ना हारते, क्योंकि इससे पहले भी जो उन्होंने 4 जंगें लड़ी थी अपने फादर के साथ विच कॉन्टीन्यूड फॉर मल्टीपल ऑफ ईयर्स, उसमें हमेशा से उन्होंने जंग जीती थी, हारी नहीं थी। तो मीर सादिक जो है उन्होंने ब्रिटिश के साथ एक डील बनाई थी, और सेरिंगापट्टम में वो जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिफेंड कर रहे थे। तो उस वक्त उनको वहाँ पे कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया जंग में। और जब भी वो जंग लड़ते थे तो वो उस वक्त के जो मॉडर्न वेस्टर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे, जिसमें कि रॉकेट्स और आर्टिलरीज शामिल हैं, वो भी उन्होंने यूज़ की। और जब तक वो ज़िंदा रहे उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को एक सीरियस थ्रेट दिया, और इसमें उन्होंने बहुत सी सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपीडिशंस की ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स इन हिज रूल। तो जी यहाँ पे हमारे पास क्या है? टीपू सुल्तान हैड अ शार्प इंटेलेक्ट एंड वाज नोन फॉर हिज एबिलिटी टू रिटेन द लॉयल्टी ऑफ हिज हिंदू फोर्सेस. He ruled the kingdom of Mysore from 1782 to 1799 and fought the British with modern Western military equipment such as rockets and artillery. As long as he lived, he posed a serious threat to the British forces, having fought them in numerous successful military expeditions over the course of years. over the course of years in his rules. इसके अलावा he was killed defending his stronghold Seringapatam in 1799 when a commander in his army, Mir Sadiq, betrayed him by making a deal with the British. तो इस तरह मीर सादिक जो हैं उन्होंने उनको बिट्रे किया, उनके साथ डील की, और इस तरह से सेरिंगापट्टम में उनको कत्ल कर दिया गया. Up the French and the British involved themselves in training local Indian soldiers, sepoys in European-style warfare, and gradually formed their own armies in the region to defend their commercial and political interest. अब आपको पता है कि जो फ्रेंच और ब्रिटिशर हैं वो एज अ ट्रेडर्स आए थे, वो अपनी आर्मी तो नहीं लाए थे अपनी कंट्री से, तो उन्होंने अपनी आर्मीज़ बनाना शुरू की. उसके लिए दे यूज़ द लोकल इंडियंस, जिसमें कि हिंदू भी शामिल थे और मुसलमान भी. और उन्होंने उनको ट्रेनिंग कैसे दी? ऐसे ही ट्रेनिंग दी जैसे यूरोप में जंगें लड़ी जाती हैं, यूरोपियन स्टाइल वारफेयर में इनको ट्रेन किया. और जब वो हमारे लोकल इंडियंस को यूज़ करके उन्होंने आर्मी बनाई, तो दो लोकल इंडियन सोल्जर्स आर नोन एज द सीपॉयज, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. और इस तरह उन्होंने अपनी आर्मीज़ बना ली रीजन में, ताकि वो अपने पॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट को डिफेंड कर सकें. इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो कंपनीज़ हैं वो और ज़्यादा पावरफुल हो गई. और आपको पता है वो जो हमारे राजा नवाब ये लोग आपस में जो जंगें लड़ रहे थे फॉर द सेक ऑफ थ्रोन, आपस में लड़ रहे थे, अब उनकी तो आर्मीज़ वीक हो गई थी, क्योंकि हम जो है रीजन्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ चुके हैं. उसकी एक रीज़न ये भी थी कि उनकी आर्मी जो है वो वीकर हो गई थी, एंड दे वर नॉट अग्रीड टू वर्क फॉर द मुगल्स और द नवाब्स और द राजाज महाराजाज. तो फिर क्या हुआ कि अब उनको आपस में लड़ने के लिए वो चाहिए थी आर्मी. तो वो आर्मी किसने प्रोवाइड की? फ्रेंच एंड ब्रिटिश ने. अब उन्होंने कहा हमने तो आपको आर्मी दी, अब हमें बदले में भी खुद कुछ दो. बदले में क्या उन्होंने मांगा? उन्होंने कहा कि हमारे साथ ट्रेडिंग अग्रीमेंट साइन करो. अब वो अग्रीमेंट्स ऐसे थे जिसकी शराइत ये थी कि टोटल फ़ायदा ब्रिटिश एंड फ्रेंच को हो रहा था, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया? दोबारा उनको आर्मी चाहिए थी, क्योंकि वो तो लड़ रहे थे. अब जब उन्होंने आर्मी प्रोवाइड की तो ट्रेड अग्रीमेंट्स तो उन्होंने ऑलरेडी साइन करा लिए थे. उन्होंने कहा अब हमें लैंड दो, विच इज़ नोन एज इम्पीरियलिज्म. जब आप अपने एम्पायर को बड़ा करते हो, वैसे तो जब आप कनकर करके लैंड को अपने साथ मिलाते हो तो देन इट इज़ नोन एज इम्पीरियलिज्म. लेकिन उन्होंने आर्मी के बदले में पहले क्या मांगा? ट्रेड अग्रीमेंट्स पे साइन करवाए, और उसके बाद उन्होंने लैंड मांगी, ज़मीन मांगी. और जब 18th सेंचुरी आई, जबकि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, तो कंपनीज़ जो हैं वो इतनी पावरफुल हो गई कि इंडिया की जो छोटी छोटी किंगडम्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थे,
یا جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں یا جو پروونسز تھے ان کے جو پولیٹیکل افیئرس تھے, جو کہ ان کے سیاسی معاملات تھے, ان میں بھی یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کمپنیز بنائی تھیں انہوں نے انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا. The French and the British involved themselves in training local Indian soldiers, sepoys, in European-style warfare and gradually formed their own armies in the region to defend their commercial and political interests. The company started to grow powerful as a result of this and even began to supply their armies to local Rajas and Nawabs to fight battles amongst one another. In return for their armies, the companies at first asked for trading agreements and later for land. By the 18th century, the companies were increasingly interfering in the political affairs of the small kingdoms of India. اب یہاں پہ آ جائیے آپ پیج نمبر 15 پہ, 14 پہ. کوشچن نمبر ہے ہمارے پاس 5. ہاؤ ڈیڈ نواب سراج الدولہ اینڈ ٹیپو سلطان آفر ریزسٹنس ٹو دا ایسٹ انڈیا کمپنی؟ تو نواب سراج الدولہ جو کہ ہم بیٹل آف پلاسی 1757 میں پڑھ چکے ہیں, وہ انہوں نے کیسے ریزسٹ کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو, اور ٹیپو سلطان نے کیسے ریزسٹ کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو. یو ہیو ٹو رائٹ دا آنسر ان یور اون ورڈس. نو کاپیز ایکسچینج, نو نوٹ بک ایکسچینج, اور آپ کا ورک شوڈ بی انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے کوشچن نمبر 5, اور اس کے ساتھ جو آبجیکٹیو ورک شیٹ ہے وہ بھی آپ لوگ سالو کریں گے. تھینک یو سو مچ.